नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजय शक्ति में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग वही अपना हीट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। आज मुझे लगता है कि इसके कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, इस पर बेस्ड जो मैं क्वेश्चन वाली आपको सीरीज चालू करूँगा, यानी जो क्वेश्चन वाले वीडियो होंगे वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको मैंने सोचा कि इसको क्वेश्चन के साथ ही समझा दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझे? इसलिए मैं यहाँ पर उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूँ। मेरा मतलब आप समझ गए कि नहीं? मेरा मतलब ये है कि जो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा उसको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना? तो इसके बचे हुए कॉन्सेप्ट जब वो आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए, बाकी ज़्यादातर कॉन्सेप्ट तो मैं बता ही दे रहा हूँ। खैर चलिए, आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है, अक्सर आप सुनते होंगे गलन, गलनांक। सुनते हैं कि नहीं? तो किसे कहते हैं गलंक? गलन किसे कहते हैं? गलनांक किसे कहते हैं? देखिए, मान लिया ये कोई ठोस है। क्या है? ठोस। अब इस ठोस को जब हमने गर्म किया तो ये बदल गया द्रव में। ठोस था, ठोस किस में बदल गया? द्रव में। देखिए, थोड़ा समझिएगा, यहां ठोस था, ये चेंज किस में हो गया? द्रव में। ठीक, गर्म करने पर। तो ये जो प्रक्रम है, इसी प्रक्रम को कहा जाता है गलन। ठीक है ना? तो गलन का सीधा सा मतलब है गर्म करने पर ठोस का द्रव में परिवर्तित हो जाना गलन कहलाता है। और जिस टेम्परेचर पर यह घटना घटती है उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? गलनांक कहा जाता है। ठीक ना? क्या कहा जाता है? गलनांक कहा जाता है। ठीक, कोई भी ठोस आपने लिया, उसको गर्म कर दिया। तो गर्म करेंगे तो कोई ना कोई टेम्परेचर देंगे ना। जब आप गर्म करेंगे तो पहले तो द्रव में नहीं परिवर्तित होगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर आप देखेंगे कि ये ठोस द्रव में चेंज हो जाएगा। तो वही टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर ये ठोस द्रव में चेंज हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या कहा जाएगा? उस ठोस का गलनांक कहा जाएगा। ठीक ना? और ये अलग अलग ठोस के लिए अलग अलग होगा, यानी कि अलग अलग ठोस के लिए गलनांक अलग अलग होगा। किसी ठोस का गलनांक कुछ होगा, किसी ठोस का गलनांक कुछ होगा। मान लिया किसी ठोस का गलनांक है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। गलनांक है क्या? गलनांक मैं बार बार तो वही कह रहा हूं, कोई ठोस जिस टेम्परेचर पर द्रव में परिवर्तित हो जाए उस टेम्परेचर को उस ठोस का गलनांक कहते हैं। ठीक ना? तो मान लिया कोई आपने ठोस लिया, प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक को अब आप गर्म कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि प्लास्टिक द्रव में चेंज हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पर प्लास्टिक द्रव में चेंज होगा, हम कहेंगे कि वो प्लास्टिक का गलनांक है। ठीक, अब प्लास्टिक की जगह आपने कुछ और ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया। एल्युमिनियम भी एक समय बाद द्रव में चेंज हो जाएगा, लेकिन एल्युमिनियम में आप देखेंगे कि हो सकता है ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़े एल्युमिनियम को द्रव में चेंज करने के लिए। तो हम क्या कहेंगे कि एल्युमिनियम का गलनांक जो है प्लास्टिक से ज़्यादा है। लोहा ले लिया, लोहा के लिए गलनांक और होगा, चांदी के लिए और होगा, सोने के लिए और होगा। कुल मिलाकर के अलग अलग ठोस का गलनांक अलग अलग होता है। तो गलनांक आपको समझ में आ गया? गलन समझ में आ गया? वही ठोस का द्रव में चेंज हो जाना। ठीक, तो गलन और गलनांक तो आपको समझ में आ ही गया। ये बताइए, अक्सर आप सुनते होंगे, ज्योग्राफी में जो है जरूर सुनते होंगे,
एक मिनट, इससे पहले ठोस का द्रव में हो गया। मुझे लगता है हिमीकरण, ठीक, क्या? हिमीकरण। एवं हिमांक। गलन और गलनांक आपको समझ में आ गया था। इसी प्रकार से यहां पर है हिमीकरण और हिमांक, इसके जस्ट उल्टा है। मैंने क्या बताया कि ठोस को जब गर्म करेंगे तो वो द्रव में चेंज हो जाएगा। ये बताइए, द्रव को अगर ठंडा कर दिया जाए तो ठोस में चेंज हो जाता है कि नहीं? हो जाता है भाई। आप पानी को ठंडा करते जाइए, जब बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो पानी बर्फ में चेंज हो जाता है। ठीक ना? द्रव को ठंडा करने पर द्रव का ठोस में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? हिमीकरण। और जिस टेम्परेचर पर यह हिमीकरण की घटना घटती है उस टेम्परेचर को उस द्रव का हिमांक कहते हैं। ठीक, चलिए, तो गलन और गलनांक आपको समझ में आ गया, हिमीकरण और हिमांक समझ में आ गया। उसका जस्ट उल्टा है। वहां ठोस को गर्म करके द्रव में चेंज कर रहे थे, यहां द्रव को ठंडा करके ठोस में चेंज कर रहे हैं। इसको बस ऐसे समझ सकते हैं पानी वाले एग्जाम्पल से। पानी द्रव है, पानी को ठंडा कर दिया आपने जो है, और ठंडा करके किस में चेंज कर दिया? बर्फ में चेंज कर दिया। ये उदाहरण है। ठीक, चलिए, इसका उदाहरण आपको समझ में आ गया, पानी को ठंडा करके कैसे बर्फ बनाते हैं। ठीक ना? तो कोई आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए कि जल का हिमांक या पानी का हिमांक कितना होता है? तो आप कह दीजिएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि पानी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मैंने क्या कहा कि पानी ठंडा होकर के बर्फ में बदल जाए तो उसे कहा जाता है हिमीकरण। और जिस टेम्परेचर पर यह पानी ठंडा होकर के बर्फ में बदलेगा उस टेम्परेचर को हम पानी का हिमांक कहते हैं। ठीक है ना? पानी का हिमांक कहें या द्रव का हिमांक कहें, मतलब कुल मिलाकर मैंने यहाँ पानी के एग्जाम्पल लिया। तो पानी के केस में मैंने आपको बताया कि पानी जो होगा हमारा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में चेंज होता है। ठीक, इसलिए हम क्या कहते हैं कि पानी का हिमांक कितना है? 0। ठीक, चलिए, अच्छा यहां पर भी एक उदाहरण बता दें क्या? चलिए, मान लिया आप अक्सर देखते होंगे मोम को जब आप गर्म करें तो पिघल जाती मतलब कुल मिलाकर लिक्विड रूप में आ जाती है। तो मोम जो है किस टेम्परेचर पर गर्म करने पर लिक्विड में चेंज होगी? 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मोम एक ठोस है, ये मोम पिघल करके द्रव में चेंज हो गई, तो ये होती है 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोम जो है पिघल करके द्रव बनती है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि मोम का गलनांक कितना है? 63 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर पानी वाला उदाहरण लिया, पानी का हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, दोनों उदाहरण आपको समझ में आ गए। गलन गलनांक किसे कहते हैं? हिमीकरण और हिमांक किसे कहते हैं? उल्टा है, वहां गर्म करके यहां ठंडा करके, वहां ठोस को द्रव में, यहां द्रव को ठोस में। ठीक, वहां मोम वाला एग्जाम्पल लिया, यहां पानी वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब इतना तो आप समझदार हो गए होंगे, इसमें क्या बहुत टाइम लगाए। ठीक, चलिए,
अगला चलते हैं। देखिए क्वथन एवं क्वथनांक क्या है? क्वथन और क्वथनांक। मैंने वहां पर हिमीकरण हिमांक बता दिया, गलन गलनांक बता दिया। अब हमको क्या निकालना है? क्वथन एवं क्वथनांक निकालना है। क्वथन किसे कहते हैं? मान लिया कोई द्रव है, क्या है? द्रव। आप उसको गर्म करेंगे तो एक समय बाद द्रव क्या करेगा? उबलने लगेगा और उबल करके वो गैस में यानी कि भाप में चेंज होने लगेगा। आप पानी वाले उदाहरण से समझ लीजिए कि पानी को आप गर्म करते हैं तो एक समय बाद, पहले तो नहीं उबलता, लेकिन एक समय बाद जब टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो पानी उबलने लगता है। और उबलने के बाद क्या होता है? पानी उबलने के बाद क्या होता है? भाप में चेंज हो जाता है, यानी कि वाष्प में चेंज हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं पानी गैस में चेंज होता जाता है। ठीक है ना? तो ये जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को क्वथन कहा जाता है, इसी प्रक्रम को क्वथन कहा जाता है। तो क्वथन क्या है? क्वथन का मतलब है कि द्रव का उबल करके भाप में परिवर्तित हो जाना, गैस में परिवर्तित हो जाना। यहाँ भाप शब्द नहीं यूज करेंगे क्योंकि भाप जनरली पानी के लिए यूज करते हैं। यहाँ में द्रव में सारे प्रकार के द्रव आ जाते हैं। ठीक ना? तो क्या कह रहा हूं कि द्रव का उबल करके भाप में परिवर्तित हो जाना। शब्द याद रखिएगा, उबल कर भाप में परिवर्तित हो जाना। उबल कर भाप नहीं, गैस। समझे? यहां द्रव था, ये इसको हमने गर्म किया तो गर्म करने पर क्या हुआ? पहले ये उबला और उबलने के बाद क्या हुआ? ये जो है गैस में चेंज हो गया। ठीक ना? तो ये जो प्रक्रम होता है, इस प्रक्रम को कहा जाता है क्वथन। और जिस टेम्परेचर पर यह प्रक्रम होता है, उस टेम्परेचर को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक। ठीक ना? मैंने क्या बताया कि द्रव जो है उबल करके गैस में परिवर्तित हो। ध्यान दीजिएगा, गैस में बदल जाना मैंने नहीं बोला, मैंने बोला कि उबल करके गैस में बदले। पहले उबले फिर गैस में बदल जाए। हाँ, तो इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? क्वथन कहा जाता है। और जिस टेम्परेचर पर यह घटना घटती है, उस टेम्परेचर को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसा मैंने वहां पर आपको बताया था कि अलग अलग ठोस का गलनांक अलग अलग होगा। मोम का गलनांक कुछ होगा, बर्फ का गलनांक कुछ और होगा, किसी और चीज का गलनांक कुछ और होगा। फिर मैंने आपको हिमांक वाले में बताया था कि पानी का हिमांक अलग होगा, हो सकता है दूध का हिमांक कुछ अलग हो, मतलब हर चीज का हिमांक क्या होगा? अलग अलग होगा। तो इसी प्रकार से यहां पर भी है, क्वथनांक भी हर द्रव का अलग अलग होता है। पानी का क्वथनांक कुछ और होगा, हो सकता है यहां पर कोई और लिक्विड आप ले लें तो उसका क्वथनांक अलग हो। ठीक है ना? चलिए, तो मान लिया यहां पर आपने ले लिया पानी, और हम चाह रहे हैं कि पानी क्या हो जाए? उबल कर भाप बन जाए। भाप का मतलब क्या है? गैस। वही चीज तो लिखा है। ठीक है ना? हम ये चाह रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि किस टेम्परेचर पर यह घटना घटेगी। ये घटेगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
किस पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हम क्या कह सकते हैं कि पानी का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। क्वथनांक को और बोला जाता है, क्या बोला जाता है? बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट पर वो बॉयल करने लगे, ठीक ना, और बॉयल करने के बाद वो गैस में बदल जाएगा, ठीक ना। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने कहा कि अलग अलग लिक्विड का क्वथनांक अलग अलग होता है। ज़रा ये बताइए, पानी की जगह कोई दूसरा ले लें, मान लिया हमने शराब ले लिया, एल्कोहल ले लिया। एल्कोहल भी एक प्रकार का लिक्विड होता है है कि नहीं? तो आप देखेंगे कि अगर एल्कोहल को बनाना है तो उसके लिए कितना चाहिए? 78 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना चाहिए? यही उबल करके जो भी भाप बने एल्कोहल की, तो किस पर होगा? 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक ना। तो मैं वही तो बार बार आपसे कह रहा था कि अलग अलग लिक्विड का क्वथनांक अलग अलग होगा। पानी का देखिए क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और एल्कोहल का कितना है? 78 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। पारे का कितना होता है? 357 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अलग अलग का अलग अलग होगा, समझ गए। द्रव का उबल करके गैस में बदल जाना, यानी द्रव पहले बॉयल करे, उबले और फिर गैस में बदले, तो इस प्रक्रम को हम कहते हैं क्वथन। और जिस टेम्परेचर पर यह घटना घटती है उस टेम्परेचर को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो जैसे पानी में यह घटना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर घटती है, इसलिए पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्कोहल में यह घटना 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर घटती है, तो हम कहेंगे कि एल्कोहल का क्वथनांक है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए। तो इसका भी उल्टा, मैंने वहां पर दो उल्टा आपको बताए थे। क्या बताया था आपका? गलन और हिमीकरण, गलनांक और हिमांक। तो इसी प्रकार से ये जो तीसरा अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने अभी आपको? मैंने आपको बताया क्वथन और क्वथनांक। तो इसका उल्टा होता है संघनन। क्या होता है? संघनन। क्वथन में मैंने आपको क्या बताया था कि द्रव किस में चेंज हो जाता है? गैस में। बॉयल होता है, बॉयल होकर के गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। संघनन क्या होता है? संघनन में हम जो है, मान लिया कोई गैस है, उसको हमने ठंडा कर दिया, तो ठंडा करके गैस किस में चेंज हो जाएगी? द्रव में चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रक्रम को कहा जाता है संघनन। यानी कि किसी गैस को ठंडा करके उसका द्रव में चेंज हो जाना संघनन कहलाता है, ठीक। और जिस टेम्परेचर पर यह घटना घटती है उसे संघनन बिंदु कहते हैं, ठीक। चलिए, कुछ नहीं, ये वही का उल्टा है, क्वथन का उल्टा है, ठीक है ना। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर आप संघनन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, समझे? बस ये जान लीजिए। तो मान लिया वाष्प है, क्या है? वाष्प। वाष्प को अगर ठंडा कर दे तो ये पानी में बदल जाती है कि नहीं? वाष्प होता क्या है? वाष्प मतलब वही भाप। भाप को ठंडा कर दे तो ये पानी में बदल जाएगी। तो भाप का ठंडा होकर के पानी में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन, ठीक है। नोट्स में सब स्पष्ट शब्दों में लिखा होगा,
एक यहां समझिए। तो संघनन किसका उल्टा है? क्वथन का। ठीक है ना। अब हिमीकरण किसका उल्टा था? गलन का। लिख लीजिए। चार चीज मैंने आपको बताया। गलन, उसका उल्टा मैंने आपको बताया था हिमीकरण, और यहां मैंने आपको क्या बताया? क्वथन, और इसका उल्टा मैंने आपको बताया संघनन। ठीक है भैया। और ये चारों चीज मैं आपको बता चुका। ठीक। क्वथन में क्या होता है कि द्रव गैस में चेंज होता है उबल करके, और संघनन में क्या होगा? गैस द्रव में चेंज होगा। ठीक। चलिए, एक चीज और आपको मैं बताऊंगा। मैं बार बार वहां पर उबल करके क्यों बोल रहा था? मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था कि द्रव को गैस में चेंज होना, लेकिन थोड़ा सा मुझे एक हल्का सा कॉन्सेप्ट और फिट करना है जिसमें माइन्यूट डिफरेंस है, इसलिए मैंने वहां बोला था कि क्वथन में पहले द्रव उबलेगा फिर भाप में बदलेगा। देखिए, अभी एक चीज आपको मैं और बताऊंगा, उसमें बिना उबले ही भाप में चेंज हो जाता है द्रव। आप कहेंगे कहां पे? चलिए, ये चार आपको समझ में आ गया ना। तो अगला हम पढ़ते हैं वाष्पन। क्या? वाष्पन। चल रहा है ना मार्कर? उम्मीद तो है कि चल रहा होगा। चलिए, वाष्पन। वाष्पन क्या होता है? अंग्रेजी में कहते हैं इवेपोराइजेशन। वही चीज, द्रव का गैस में चेंज हो जाना वाष्पन कहलाता है। ठीक। द्रव का गैस में चेंज हो जाना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर, जब आप क्वथन पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी बताए थे कि द्रव क्या हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही है। अगर आप इतना सोच पा रहे हैं तो बिल्कुल सही। तो आप कहेंगे, ये बताइए, यहां पर भी आप बता रहे हैं कि द्रव गैस में चेंज हो जाएगा, और यहां पर भी आप बता रहे हैं कि द्रव गैस में चेंज हो जाएगा। हाँ, तो अगर कहीं द्रव गैस में चेंज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वाष्पन की घटना घट रही है कि क्वथन की घटना घट रही है? आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा। बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखिए, वहां मैंने आपको क्या बताया था कि उबल करके गैस में परिवर्तित हो तब हम उसे क्वथन कहेंगे। क्या कहा था? कि पहले उबले और फिर गैस में परिवर्तित हो। ये चीज मैंने आपको क्वथन में बताई थी। बार बार इसीलिए बोल रहा था कि पानी जो है भाप में चेंज हो गया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले उबला और भाप में पानी क्या हो गया? चेंज हो गया। तब हम क्या कहते हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा? पहले बॉयल करेगा और फिर भाप में चेंज होगा। ठीक है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पानी का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। लेकिन वाष्पन में क्या होगा? वाष्पन में याद रखिएगा, हो सकता है कि 100 डिग्री हो सकता है कि उबल करके गैस बने, या ये भी हो सकता है कि बिना उबले हुए ही गैस बन जाए। ठीक है ना। क्वथन में तो क्लियर है
कि पहले उबलेगा फिर गैस में चेंज होगा। तो जहां ये प्रक्रिया होगी उसे हम कहेंगे कि क्वथन की प्रक्रिया हो रही। लेकिन वाष्पन में हो सकता है कि उबल करके गैस में बदले, हो सकता है कि बिना उबले ही गैस में बदल जाए कोई लिक्विड। यानी वाष्पन में एक क्वथन तो अपने आप भाई उबल करके अगर घट रहा, उबल करके अगर गैस में बदल रहा है तो उसको हम क्वथन भी कहते हैं। तो वाष्पन में एक तो क्वथन होगा और एक हो सकता है कि बिना क्वथन के ही हो जाए। यानी कि इससे आप ये समझ सकते हैं कि जहां क्वथन की घटना घटेगी वहां तो वाष्पन होगा ही होगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसी जगह जहां क्वथन की घटना नहीं घट रही है वहां भी वाष्पन हो सकता है। भाई उबलने का मतलब क्या है? उबलने का मतलब है क्वथन, और जहां बिना उबले हुए ही परिवर्तित हो गई तो उसको हम क्वथन नहीं कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन बिना उबले हुए भी गैस, बिना उबले हुए भी द्रव गैस में परिवर्तित हो सकता है। आप कहेंगे कि बिना उबले हुए द्रव कैसे परिवर्तित हो जाएगा? आपके दिमाग में बार बार एक आ रहा होगा, क्या एग्जाम्पल आ रहा होगा कि सर पानी को गर्म करते हैं, पानी पहले बॉयल करता है यानी उबलता है, तब पानी भाप में परिवर्तित होता है। बिना उबले हुए पानी भाप में परिवर्तित नहीं होता। तो आपने कैसे कह दिया कि बिना उबले हुए भी द्रव गैस में चेंज हो जाएगा? हो जाएगा, मैं बता रहा हूं ना आपको। वो बात तो आपकी सही है कि उबल करके तो भाप में परिवर्तित होता है, और जब उबल करके परिवर्तित होता है तो उसको हम क्वथन कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पर उबलता है यानी उबल करके गैस में परिवर्तित होता है उस टेम्परेचर को क्वथनांक कहते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि बिना उबले हुए भी ऊ गैस में परिवर्तित होता है, यानी कि बिना क्वथन के भी ऊ गैस में परिवर्तित होता है। पानी ले लीजिए चाहे कोई और चीज ले लीजिए। चलिए पानी का एग्जाम्पल लेते हैं। ये बताइए, उदाहरण यहां ध्यान से समझिए कि आगे समझाऊं मैं आपको, नीचे पड़ जाता है। कपड़ा आप सुखाते हैं, उदाहरण लिख लीजिए इसका, ज्यादा दूर हो जा रहा है। कपड़ा सूखना, ये उदाहरण किसका है? वाष्पन का है। जब आप कभी कपड़ा सुखाते हैं, मान लीजिए ये है आपका कपड़ा, ठीक है ना। ये कपड़ा क्या करता है, पहले आपने पानी में ऐसे 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 भिगो दिया इसको। ये कपड़ा है और कपड़े को आपने पानी में भिगो दिया और उसको जा करके आपने धूप में रख दिया। जब आप धूप में रख देते हैं मतलब इस कपड़े के ऊपर पानी लगा हुआ है कि नहीं, कपड़े के ऊपर पानी आपने धूप में रख दिया। कभी आपने देखा है क्या कि इसके ऊपर जो पानी लगा हुआ है वह बॉयल कर रहा हो धूप में रखने के बाद? जी नहीं, बॉयल नहीं करता, लेकिन ये कपड़ा सूख जाता है। कपड़ा सूखने का क्या मतलब है कि ये जो पानी के अणु हैं कपड़े में, ये क्या बन गए? भाप में चेंज हो करके उड़ गए। समझे? वही चीज यहां भी हो रहा है। जैसे वहां पर क्या था कि ये जो पानी था जब आप यहां गर्म कर रहे थे ऊपर से, तो ये पानी के अणु जो है भाप बन के उड़ गए थे। बर्तन में मान लिया कोई पानी आपने गर्म किया, यहाँ पर भी कपड़े वाले केस में भी वही होता है कि पानी के जो अणु हैं वो वाष्प में बदल करके यानी भाप में बदल करके उड़ जाते हैं। यानी कि पानी के अणु वाष्प में चेंज हो रहे हैं यहाँ कपड़े वाले भी केस में, और यहाँ पर भी पानी के अणु वाष्प में चेंज हो रहे हैं। लेकिन फर्क ये है कि इस केस में जब आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी के अणु पहले बॉयल करते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी के अणु बॉयल नहीं करते,
उबलते नहीं हैं, वो अपने आप जो है उड़ जाते हैं। तो मैंने यहां पर क्या लिखा कि बिना उबले हुए ही पानी के अणुओं का भाप में बदल जाना, यानी कि किसी द्रव का गैस में बदल जाना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। ठीक है ना। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई कि उबल करके भी गैस में परिवर्तित होगा तो उसको भी वाष्पन कहेंगे। समझ गए? चलिए, कभी आपने देखा होगा कि ये जो तालाब ओलाब होते हैं, मान लिया किसी तालाब में थोड़ा सा पानी है तो गर्मी के दिन में तालाब सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? होता क्या है कि ये जो पानी के अणु हैं ये जो है भाप बन करके, या भाप न लिख के थोड़ा सा उसको अच्छे उसमें लिखते हैं, वाष्प लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वाष्प। वाष्प और भाप एक ही चीज है, लेकिन ठीक ना। चलिए थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं। तो ये जो पानी के अणु होते हैं तालाब में, ये भाप बन करके उड़ जाते हैं, और जब भाप बन करके उड़ जाते हैं तो तालाब खाली हो जाता है, अब उसमें पानी नहीं रह जाते। तो हम क्या कहते हैं कि तालाब सूख गया, सूख गया तालाब। ये बताइए, यहाँ तालाब वाले केस में कभी आप देखे हैं कि बड़ा उबल रहा हो पानी और उबल करके भाप में चेंज हो रहा हो? कभी आप नहीं देखेंगे। यानी ये अपने आप वाष्प में चेंज हो गया। यानी यहां पर क्या हुआ? यही ये वाली घटना कि बिना उबले हुए ही जो है वो उड़ गए। ठीक ना। तो वाष्पन आपको समझ में आ गया। क्वथन वाली प्रक्रिया में तो वाष्पन होगा ही होगा। क्वथन को तो आप वाष्पन कह ही सकते हैं, लेकिन बिना क्वथन को भी आप वाष्पन कह सकते हैं। बिना क्वथन वाला उदाहरण आपको बता दिया। और क्वथन वाला उदाहरण क्या है? ये है, चूल्हे पर पानी का गर्म किया जाना है। ठीक। तो ये क्वथन वाला है। और बिना उबले वाले में ये तालाब के पानी का सूख जाना और कपड़ा सूखना। दोनों आपको समझ में आया? चले, तो कपड़ा क्यों सूखता है? वाष्पन के कारण। पानी के जो अणु होते हैं वो वाष्पीकृत होकर के ऊपर उड़ जाते हैं और कपड़ा में पानी नहीं रह जाता। तालाब क्यों सूख जाता है? वाष्पन के कारण। ठीक, समझ गए? चले, ये बताइए, यहां पर देखिए, वाष्पन का सीधा सा मतलब है कि द्रव का भाप बन करके ऊपर उड़ जाना। ठीक है ना। इसी को वाष्पन कहा जाता है। द्रव का गैस में परिवर्तित हो जाना। ठीक है ना। वो चाहे क्वथन की प्रक्रिया द्वारा हो और चाहे बिना क्वथन के हो। ये बताइए, वाष्पन के कारण शीतलन, शीतलन का मतलब क्या होता है? ठंडापन। कहते बड़ा शीतल है, बड़ा ठंडा है। ठीक है ना। तो ये बताइए, वाष्पन के कारण ठंडापन महसूस हो सकता है क्या? कहीं अगर वाष्पीकरण की घटना घट रही हो तो ठंडेपन की फीलिंग आ सकती है क्या? शीतलन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है।
ये बताइए, मान लिया ये आपका शरीर है और आपके शरीर में आ गया है पसीना। क्या आ गया है? पसीना। चलिए मान लिया यहां पर है, यहां पर आपके शरीर में पसीना आ गया। पसीने का मतलब क्या होता है? पसीने का मतलब आप देखे होंगे कि वही पानी के अणु आ जाते हैं आपके शरीर पर। पसीना क्या होता है? एक प्रकार का पानी है, ठीक है ना। तो ये बताइए, मान लिया यहां चल रहा है पंखा। क्या? पंखा। तो जब आप देखते होंगे आप पसीने से एकदम तरबतर हैं, और अगर आप पंखे के पास चले जाएं तो आपको बड़ा ठंडक महसूस होता है, समझे? बड़ा शीतल महसूस होता है आपको। कभी कभी फील कीजिएगा, गर्मी के दिन में आपको बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ है और आप पंखे के नीचे बैठ जाइए, आपको बहुत ज़्यादा ठंडक एहसास होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, वाष्पन के कारण। होता क्या है कि जब ये पंखा चलता है तो ये पंखा आपके पसीने की बूंदों को ऊपर उड़ा देता है। यानी कि ये जो पसीने की बूंदें हैं इनको वाष्पीकृत कर देता है, यानी कि इनको वाष्प में चेंज करके ऊपर उड़ा देता है। और फिर क्या होता है कि आपके शरीर में ये जो पानी की बूंदें हैं यानी पसीने की बूंदें, ये तो सब भाप बन करके, वाष्प बन करके उड़ गई हैं और अब आपका शरीर एकदम ड्राई हो जाता है, ठीक है ना। और जब ये पसीने की बूंदें भाप बन करके उड़ती हैं तो आपको बड़ा ठंडक महसूस होती है। इसीलिए मैंने लिखा था कि वाष्पन के कारण शीतलन का अनुभव। शीतलन का मतलब है ठंडापन, ठीक भाई। शरीर पर पसीने की बूंद थी, पंखे ने क्या किया? उन बूंदों को वाष्पीकृत कर दिया। वाष्पीकृत करने का क्या मतलब है कि ये जो पसीने की बूंदें हैं इनको भाप में बदल करके ऊपर उड़ा दिया, तो आपको ठंडापन महसूस लगने लगा, ठीक। और जब ये उड़ जाएगा तो आप देखेंगे कि अब आपका शरीर एकदम ड्राई हो गया, उस पर पसीना नहीं बचेगा, ठीक ना। पसीना नहीं बचा यानी कि पसीना उड़ गया ना। उड़ेगा कैसे? भाप बन करके उड़ जाएगा, ठीक। चलिए, यही चीज होता है। घाड़ा आप देखे हैं कभी? आप लोग तो शहर के आदमी, कहाँ घाड़ा देखे होंगे? ऐसे होता है, गांव में जाइएगा देखिएगा, ठीक है ना। तो होता क्या है, कहा जाता है कि घाड़े में अगर आप पानी भर दीजिए तो घाड़ा के अंदर ये जो पानी होता है ये ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? होता यह है कि ये जो घाड़ा है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत माइन्यूट छिद्र होते हैं, छेद होते हैं। इतने छोटे ये छेद होते हैं कि हमारी आंख से दिखते नहीं हैं, बस जान लीजिए कि होते हैं। हाँ, बहुत छिद्र, इतने छोटे कि पानी भी इनसे बाहर नहीं निकल पाता, समझे? इनको मुझे तो लगता है कि दूरबीन से देखेंगे तब भी नहीं दिखेगा। क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तब भी नहीं दिखेगा। दूरबीन बोल दिया। चलिए, मतलब ऐसा, अब जो लोग भौतिक विज्ञानी जो कह रहे हैं वही तो मैं आपको बताऊंगा। कहा जाता है इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र, ये जो छिद्र होते हैं इन छिद्रों से होता क्या है कि इस पानी की वाष्प जो है बाहर आ जाती है। क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है। और मैंने आपको क्या बताया कि कहीं से जो है वाष्प अगर बाहर निकल गई तो वो चीज ठंडा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये जो पानी के अणु थे, ये पानी के अणु भाप में बदल करके शरीर से उड़ गए तो शरीर ठंडा हो गया, ठंडा लगने लगा। उसी प्रकार से अगर घड़े से भी भाप यानी कि वाष्प बाहर चली जाएगी तो घड़े का पानी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। समझे?
समझ रहे? जब आप घड़े में पानी डालते हैं तो यही प्रक्रिया होती है। होता क्या है, कुछ पानी के अणु वाष्पीकृत होकर के बाहर निकलते रहते हैं। ठीक, अब ये घड़े में होता है ये प्रक्रिया, चूंकि ये प्रक्रिया घड़े में होती है, अब इसलिए हम क्या कहते हैं भाई, यहाँ पर मान लिया कुछ पानी के अणु हैं, ये क्या होते हैं, जब आप घड़े में पानी भरते हैं तो कुछ पानी के अणु वाष्पीकृत होते हैं, यानी कि भाप में चेंज होते हैं, और फिर ये जो छिद्र हैं इन छिद्रों से बाहर निकल जाते हैं। और जब बाहर निकल, जैसे यहाँ पर ये जो पसीने की बूंदें थी ये पहले वाष्प में चेंज हुई और वाष्प में चेंज हो करके कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। पहले वाष्प में चेंज होगा, पानी पहले किस में चेंज होगा, वाष्प में चेंज होगा, और वाष्प क्या होती है, गैस होती है, ऊपर उड़ जाएगी। ठीक ना, वही चीज यहाँ पर होगा क्या, कि वही चीज यहाँ पर होगा कि कुछ जल की बूंदें क्या होंगी, वही वाष्प में चेंज होकर के ऊपर चली जाएंगी, और जब वाष्प में चेंज होकर के ऊपर चली जाएंगी तो क्या हो जाएगा, घड़े का पानी ठंडा हो जाएगा। ठीक, चले, पंखा वाला उदाहरण आपको पता चल गया, ये वाला उदाहरण पता चल गया। तो वाष्पन के कारण शीतलन कैसे होता पता चल गया, वाष्पन आपको पता चल गया। चलिए, घड़े में छोटी छोटी छेद होती हैं, ठीक है ना, उसी से जो है वाष्पीकृत हो करके जल की बूंदें वाष्पीकृत हो करके बाहर निकल जाती हैं। जैसे वहाँ पर पसीने की बूंदें वाष्पीकृत हो करके उड़ गई थी, और जब उड़ गई थी तो शरीर ठंडा हो गया था। उसी प्रकार से वहाँ पर जल की बूंदें जो घड़े के अंदर थी वो वाष्पीकृत होकर के जब बाहर उड़ जाएंगी तो जल ठंडा हो जाएगा। ठीक, चले, अच्छा, छिद्र ना होता तो निकलती कैसे, और निकलती ना तो वहीं पर रह जाती ना, और जब वहीं पर रह जाती, घड़े के अंदर रह जाती, तब थोड़ी ठंडा होता। प्लास्टिक का पानी क्यों नहीं ठंडा, प्लास्टिक के उसमें रखिए आप, वहाँ आप देखेंगे कि ठंडा नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक में वो छिद्र नहीं है। ये मिट्टी के बर्तनों में ही ये क्वालिटी होती है कि वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे वो निकल जाती है। ठीक, तो वाष्पन के कारण कैसे शीतलन होता है, कैसे ठंडापन होता है, पता चल गया ना, वाष्पन ही तो हो रहा है घड़े के अंदर। ठीक, और वाष्पन के कारण कपड़े कैसे सूखते हैं ये भी पता चल गया ना। चलिए, दो चीज मैं आपको और बता देता हूं, फिर खत्म करते हैं। किरचॉफ का नियम बता चुका हूं क्या, पता नहीं। ये नियम क्या कहता है, किरचॉफ का नियम कहता है कि जो पदार्थ जितने अच्छे अवशोषक होते हैं वो पदार्थ उतने अच्छे ही उत्सर्जक भी होते हैं। क्या कहता है, जो पदार्थ जितने अच्छे अवशोषक होते हैं वो पदार्थ उतने अच्छे ही उत्सर्जक होते हैं। ये किरचॉफ का नियम कहता है। अब आप कहेंगे कि इसको उदाहरण से समझाइए, चलिए समझा देते हैं। आप रेगिस्तान में कभी आप गए हैं, रेगिस्तान में आप देखेंगे कि दिन के समय बहुत गर्मी लगती है, लेकिन रात के समय बड़ा ठंडेपन का एहसास होता है। दिन जितना गर्म होता है रात वहां पर उतना ठंडी होती है। ऐसा क्यों होता है? मान लिया यह है रेगिस्तान, यह है सूरज, ठीक है ना। तो रेगिस्तान क्या करता है, ये सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? अवशोषित करता है।
दिन के समय। और जब सूरज की रोशनी को ये अवशोषित कर लेता है तो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। भाई सूरज की रोशनी जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लोगे, सूरज की रोशनी का मतलब क्या है कि आप तापमान एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने अंदर, और जितना ज़्यादा तापमान एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब वो जो एटमॉस्फियर है वहाँ का, जितना ज़्यादा तापमान एब्जॉर्ब कर लेगा वहाँ गर्मी उतना ही ज़्यादा लगेगी। ठीक, चलिए रात के समय क्या होता है कि ये रेगिस्तान जो है दिन के समय जितना अवशोषित कर लिया उतना बाहर कर देता है। क्यों? क्योंकि किरचॉफ का नियम कहता है कि जो जितना ज्यादा अवशोषित करेगा उतना ज्यादा वो उत्सर्जित करेगा। ये किरचॉफ का नियम कहता है कि जो पदार्थ जितना ज्यादा अवशोषित करेगा उतना ज्यादा वो पदार्थ उत्सर्जित भी करेगा। यानी कि रेगिस्तान ने बहुत ज्यादा मात्रा में सूरज की रोशनी को अवशोषित किया था, अतः ये बहुत ज्यादा मात्रा में सूरज की रोशनी कहें या सूरज का तापमान कहना यहाँ ज्यादा उचित होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में सूरज के तापमान को अवशोषित किया था, अतः रात जब होगी 8-9 बजे तक तो उतना ही ज़्यादा उत्सर्जित कर देगा, सबको बाहर निकाल देगा। और जब उत्सर्जित कर देगा तो यहाँ का मौसम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। भाई दिन के समय सारे तापमान को आओ 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 मेरे पास, सब अपने पास रख लिया तो गर्म, और रात में क्या हुआ? सबको बाहर कर दिया, जाओ 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 तुम्हारा काम नहीं। तो जब सारा तापमान बाहर चला गया वहां से, उसके एटमॉस्फियर से, तो रात क्या हो गई? ठंडी हो गई। भाई तापमान रहेगा तो गर्म और तापमान चला जाएगा तो ठंडी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा किरचॉफ के नियम के अनुसार होता है, क्योंकि किरचॉफ का नियम यह कहता है कि कोई पदार्थ जितना अच्छा अवशोषक होगा उतना अच्छा वो उत्सर्जक भी होगा। यानी जितना ज्यादा वो अवशोषित करेगा उतना ज्यादा वो उत्सर्जित भी करेगा। रेगिस्तान जितना ज्यादा अवशोषित कर रहा था उतना ज्यादा उत्सर्जित भी करेगा। इसीलिए गर्मी में उसने जितना ज्यादा अवशोषित किया, दिन के समय जितना ज्यादा उसने अवशोषित किया, दिन शब्द बोल रहा हूं, रात में उतना ज्यादा वो क्या कर दिया? उत्सर्जित कर दिया। इसलिए दिन के समय गर्म लेकिन रात के समय ठंडा। 8-9 बजे 9-10 बजे तक रात में उस सबको उत्सर्जित कर देता है, तुम्हारा कोई काम नहीं। तो उसके बाद ठंडा लगने लगता है क्योंकि उसके पास कोई टेम्परेचर। और क्यों उत्सर्जित कर देता है? क्यों? इसलिए किरचॉफ के नियम के अनुसार। किरचॉफ का नियम कहता है ना कि जो जितना ज्यादा अवशोषित करेगा उतना ज्यादा उत्सर्जित कर देगा। दिन में अवशोषित किया, रात में उत्सर्जित कर दिया। ठीक, किरचॉफ का नियम आपको समझ में आया? इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन हैं, वो जब आएगा तो हम वहां पर आपको समझाएंगे। ठीक, और कुछ बता दें? बैटरी जाने वाली है कैमरे की।